अमेरिका को खदशा है कि ईरान से जंग चंद हफ्तों तक तूल पकड़ सकती है। तवील लड़ाई से अमेरिका के फिजाई दिफाई जखायर खत्म हो सकते हैं, क्योंकि एक आने वाले मिसाइल को रोकने के लिए आमतौर पर 2 से 3 इंटरसेप्टर्स दरकार होते हैं। ये इंटरसेप्टर्स वो मिसाइल होते हैं जो आने वाले मिसाइल को या आने वाले ड्रोन अटैक को ये उसको रोकते हैं, और ये एक को रोकने के लिए 2-3 जो है वो हवा में जाते हैं। अब जरा आप फर्क चेक करें कि फर्क कितना ज्यादा है। जो ईरानी मिसाइल है ना, और ये बरतानवी रिपोर्ट है कि ईरानी मिसाइल जो है या उनका जो ड्रोन है जो आगे अटैक करता है वो $35,000 का एक पड़ता है ईरान को, मगर उसे रोकने वाला जो इंटरसेप्टर है वो $4 मिलियन का मिसाइल है। एक $4 मिलियन का है, तो 100 गुना से ज्यादा महंगा है। यानी दुगना हो तो बहुत ज्यादा होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, ये इतना ज्यादा महंगा है उसको रोकना। तो उसकी कॉस्ट का बहुत ज्यादा फर्क है, और फिर बाद औक़ात वो एक नहीं 2-2, 3-3 इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये बहुत कम खर्च में ईरान इस लड़ाई को बहुत लंबा ले जा सकता है। मार्को रूबियो की भी एक वीडियो इसी बारे में वायरल हुई है। मार्को रूबियो जो वजीर खारजा है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ईरान एक अंदाजे के मुताबिक हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइल तैयार करता है, जबकि इतने ही अरसे में 6 से 7 इंटरसेप्टर तैयार हो सकते हैं। तो ये तो मुवाज़ना ही कोई नहीं है। यानी इंटरसेप्टर जो है उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी उसकी पेचीदा है, वो 6 से 7 तैयार होते हैं, वो उधर 100 के करीब जो है वो हमला करने वाले मिसाइल या उससे ज्यादा तैयार कर लेता है। तो यहां पे मुकाबला नहीं है। और अमेरिका देखिए कितने इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर सकता है। अगर उनके पास ये लामहदूद होते या बहुत बड़ी मिकदार में या तादाद में अमेरिका के पास होते, तो अमेरिका खलीजी ममालिक को जरूर बचाता। यानी सऊदी अरब को यह शिकवा ना करना पड़ता, कतर को यह शिकवा ना करना पड़ता, कुवैत को यह शिकवा ना करना पड़ता कि अमेरिका उठा के इंटरसेप्टर्स ले गया है इसराइल में और वो इसराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए लामहदूद तो नहीं है ना, महदूद है, इसीलिए अमेरिका ने उनको मूव किया और ले जाके इसराइल को बचाना शुरू कर दिया और खलीजी ममालिक को अकेला छोड़ दिया। इस बात का शिकवा खलीजी ममालिक ने किया, खासतौर पर सऊदी अरब ने। और अमेरिका का जो अपना जखीरा है जो उन्होंने अपने दिफा के लिए रखा हुआ, उसको वो किसी लड़ाई में बाहर ले जाके नहीं झोंक सकते। लिहाजा उन्हें बहुत बड़ी मिकदार में इंटरसेप्टर्स चाहिए होंगे। अगर उनके पास नहीं है चंद हफ्तों के बाद, तो फिर बहुत वुल्नरेबल हो जाएगा इसराइल, क्योंकि इसराइल खुद ये नहीं बनाता। इसराइल खुद जितने हथियार बनाता है वो इस काबिल नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला करें। और ईरान अगर लगातार हथियार बनाता जाता है और रशिया और चाइना की सपोर्ट उनके साथ रहती है, फिर बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और जंग फैलने का खदशा ये चाइना कह रहा है, और तीसरी आलमी जंग का खतरा है ये रशिया कह रहा है, और ये बात फेंकी नहीं जा सकती। अब आलमी सतह पे देखें इसके असरात तो आ रहे हैं। अब नए हरमज जो है वो बंद होने की वजह से हजारों तेल बरदार जो टैंकर्स हैं उन्हें अब समझ नहीं आ रही जाना किधर है। उनका सफर रुक गया है, वो जैम हो गए हैं और सारे के सारे खड़े हैं और वो तलाश कर रहे हैं रास्ता कि हम जाएं कहां पे, और कई जो है वो लंगरअंदाज हो गए हैं। तो ईरान ने ऑफिशियली अब नए हरमज को बंद कर दिया है और ये उसको लंबे अरसे तक बंद रख सकता है, और कुछ ना करे तो इसको बंद रख सकता है। इससे पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा हो जाएगा। कतर ने गैस की प्रोडक्शन बंद कर दी है और उसके बाद जो यूरोपियन गैस है उसकी प्राइस 45% तक बढ़ गई है। आज मैं आपको बता रहा हूं, कल ये 28% तक बढ़ी थी, और अब जो खबर आई है लेटेस्ट वो ये बता रही है कि 45% तक यूरोपियन गैस की प्राइस बढ़ गई है, जो बहुत खतरनाक है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब नाज़रीन एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो अमेरिका के 3 जेट गिरे हैं ये गिराए किसने। देखिए ईरान ने गुज़िश्ता चंद महीनों में सरफेस से फजा में, यानी जमीन से फिजा में मार करने वाले कुछ हथियारों का मुआहदा किया था, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। इन दोनों के पास ये हथियार बहुत अच्छी कैपेसिटी वाले मौजूद हैं। अब क्या ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके बारे में आप अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जंग चल रही है, जंग के बाद इसका तखमीना लगाया जाएगा। लेकिन ईरान ये कहता है कि उन्होंने अमेरिकन तैयारे गिराए, लेकिन अगर कुवैत ने गलती से गिराए हैं तो गलती से एक आधा गिरता है ना, 3 तो नहीं गिर जाते। और ये जो तैयारे होते हैं या जो सिस्टम जिस मुल्क के अंदर ये चल रहा होता है वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं कि गलती से वो गिरने भी लगता है तो वो फौरन उनको सिस्टम बताता है कि ये इसको नहीं छेड़ना आपने, ये हमारा है। तो अगर गलती से गिर जाता तो एक गिर जाता, 3 तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, पता नहीं कितने गिरे। तो ये जो गिरे हैं, अगर ये गलती से गिरे हैं तो ये 3 नहीं गिर सकते थे। अब इसमें एक खबर और आई है, और ये खबर ये बताती है कि कुछ जो कुवैती बैरिया के लोग हैं उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है और उसमें एक अहलकार जो है वो जाँ बहक भी हुआ है।
अब ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं अंदर से किसी ने बगावत की और उन्होंने अमेरिकन तैयारों को निशाना बना दिया? क्योंकि देखें ना, हुक्मरान जो हैं वो अरब हुक्मरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, लंबे अरसे से बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही अरब हुक्मरानों के ऊपर मुश्किल वक्त आया, खलीजी ममालिक के ऊपर मुश्किल वक्त आया, अमेरिका ने अपना दिफाई निज़ाम वहां से हटा लिया। अमेरिका सिर्फ इन ममालिक को हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब इन ममालिक को सोचना पड़ेगा कि इनको अपना दिफाई निज़ाम खुद खड़ा करना होगा और अमेरिका के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना पड़ेगा। अब ये ईरान के साथ खलीजी ममालिक को लड़वाना इस वक्त बहुत बड़ी ख्वाहिश है नेतन्याहू की, और उसके लिए काम हो भी रहा है। मैं आपको एक खबर देता हूं। एक तो जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी आरामको, इसके ऊपर जो अटैक हुआ, ईरान ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने अपने सऊदी भाइयों को आगाह भी कर दिया है कि इस हमले के पीछे हम नहीं हैं, हमने किसी रिफाइनरी के ऊपर किसी किस्म का मिसाइल नहीं दागा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये मिसाइल किसने फेंका है, और अगर ये इसराइल की तरफ से आया है या किसी और तरफ से आया है तो ये फिर मामला बहुत लंबा चलेगा, ये यहां खत्म नहीं होगा। क्योंकि ईरान ने साफ कहा, ईरान कह सकता था हमने मारा, जंग में है वो, गलती से आ गया, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने बिल्कुल नहीं मारा, हमने किसी ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक नहीं किया। अमरीकी एक सहाफ़ी हैं, ये टकर कार्लसन, इन्होंने एक इंकशाफ किया है। टकर कार्लसन ये कहते हैं कि कतर और सऊदी अरब में मुसाद के कुछ एजेंट्स पकड़े गए और ये बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। इस इल्ज़ाम में गुज़िश्ता रात इनको पकड़ा गया है और ये कोशिश कर रहे थे कि जो अमेरिका के इत्तेहादी ये खलीजी ममालिक हैं, कतर और सऊदी अरब, यहाँ पे इस किस्म की बम धमाके या कार्रवाइयाँ करवाई जाए जिससे अनारकी फैले और इन्हें लड़ाई के ऊपर उकसाया जाए। अब ये देखें, ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पे मुसाद के एजेंट पकड़े गए हैं इन मुल्कों में। तो अब अरब मुल्कों को ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ईरान से डरा कर हमारे ऊपर लंबे अरसे तक मुसल्लत रहने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। और हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी इतना पैसा खर्च करने के लिए अपने दिफा पे, जितना हमने खर्च कर लिया। अगर अपने ऊपर खर्च लेते तो आज शायद बेहतर पोजीशन में होते। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि महमूद अहमदी नजाद बहुत मकबूल हैं ईरान के अंदर, साबिक सदर हैं ईरान के और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़ी शानदार इंसान है। महमूद अहमदी नजाद जो हैं वो बच गए हमले में। उनके बारे में पहले इतला आई थी कि उनकी शहादत हो गई है, लेकिन अब जो इतला आई है उसके मुताबिक वो बच गए हैं। यूरोप से पहले हुक्मरान ने आवाज़ उठाई है, ये स्पेन के वज़ीर आज़म हैं पेड्रो, इन्होंने अमरीकी हमले और इसराइली हमले की मजम्मत कर दी है, इसे बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और अपने अड्डे भी देने से इनकार कर दिया कि हम अपने अड्डे भी नहीं देंगे। जबकि बरतानिया ने अड्डे तो दे दिया अमेरिका को, लेकिन लड़ाई में उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने माजी से सबक सीखा है, जो इराक जंग में हमारे साथ हुआ उससे हमने ये सबक सीखा है कि अब हम दोबारा इस तरह की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये जब DGISI थे और इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया जा रहा था, उस वक्त इन्होंने कोशिश की कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस किया जा सके अपने ओहदे को बचाने के लिए। तो इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए जो चैनल इस्तेमाल किया जिसके बारे में इमरान खान साहब ने बताया, वो चैनल जुल्फी बुखारी साहब थे। कि जुल्फी बुखारी साहब को राब्ता किया और राब्ता करके कहा जी मुलाकात करवा दें बुशरा बीबी से मेरी, और बुशरा बीबी ने वो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि यही वजह है कि आसिम मुनीर बुशरा बीबी अपना गुस्सा उतार रहे हैं या उन्हें निशाना बना रहे हैं। अब ये जो मामला था ये तो इमरान खान साहब ने कहा था, तो मैंने जुल्फी बुखारी साहब से राब्ता किया और कोशिश की कि उनसे पता करूं, तो मेरा उनसे राब्ता हो गया क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब अमेरिका में मौजूद हैं और वहां वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है जो वहां पे हुई अमेरिका में। और उसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताता हूं। ये टॉम लेटस ह्यूमन राइट कमीशन है अमेरिका में, कांग्रेस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। इसी कमीशन में जब हेयरिंग हुई थी अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से, तो फौरी तौर पे अहमद नूरानी के भाइयों को ISI ने रिलीज कर दिया था और बाद में यह कहानी बनाई गई थी कि कच्चे के डाकू इन्हें उठाकर ले गए थे और उसके बाद वो वहां से फरार होकर आ गए या पुलिस वहां पे चली गई या कुछ इस तरह बाजियाब हो गए। तो ये कहानी थी। अच्छा जी, अब ये इसमें जुल्फी बुखारी साहब ने बिल्कुल कंफर्म किया जी,
और इन्होंने कहा कि तब हमारे राब्ते हुआ करते थे आसिम मुनीर साहब से, ये DGISI थे, हुकूमत के साथ ये राब्ता कर सकते थे। और DGISI ने उस वक्त बुशरा बीबी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन बुशरा बीबी ने मिलने से इनकार कर दिया था। यह बुशरा बीबी उस वक्त नहीं मिली थी, उस वक्त के DGISI जब इनको होते थे बरतरफ किया जा रहा था आसिम मुनीर साहब से। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर साहब मिलना चाहते थे बुशरा बीबी को करप्शन के मामलात में, कोई इंक्वायरी कर रहे थे वो। तो एक तो DGISI ने करप्शन में क्या इंक्वायरी कर दी, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इन चीजों से। और दूसरा, क्या वो ये चाह रहे थे कि वो जाएं और जाके बुशरा बीबी से तहकीकात करें खातून अव्वल से? तो ये कोई बातें ना, कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहानी सुनाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो जनाब ने कोई करप्शन पकड़ ली थी बुशरा बीबी की, फराह खान की और उस्मान बुज़दार की, और इन्होंने कहा था कि ये लोग करप्शन कर रहे हैं, तो इस गुस्से में इमरान खान ने इन्हें ओहदे से हटा दिया था। ये अब जो कहानी मार्केट में फ्लोट की गई आज से 2-2.5 साल पहले, वो ये है। हालांकि इससे पहले किसी को इस कहानी का पता भी नहीं था, कोई अलिफ बे भी नहीं थी इस कहानी की, लेकिन अचानक से ये कहानी मार्केट में फ्लोट की गई कि ये जनाब हुआ था। देखिए, अब वही आसिम मुनीर साहब मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं। अब वो फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और ये हुकूमत भी उनके कदमों में बैठी हुई है। तो जो चाहे वो करें। कल वो अहमद वली खान ने ठीक बात की ना कि मौजें तो सारी जो हैं वो इधर हैं और इनको तो कोई छेड़ नहीं सकता। तो ताकत तो सारी जनाब, ताकत का जो मंबा है वो तो आर्मी चीफ हाउस है, इस वक्त उनके पास है ताकत, GHQ में। और मामला ये है कि अब सारी ताकत आपके पास है, तो पकड़े उस्मान बुज़दार को, पकड़े फराह खान को, और केस बनाए बुशरा बीबी पे उस करप्शन का जिसको पकड़ा था आसिम मुनीर साहब ने, और उनके पास कोई फाइल थी। क्या आज तक वो फाइल सामने आई? नहीं। क्या आज तक उस फाइल के कोई इल्जाम प्रैक्टिकली सामने आए? नहीं। इल्जाम क्या था कि ये लोग कोई अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, जिसमें ये अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा वसूल करते हैं। भाई, वो जो पैसा वसूल किया, रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। तो वो जो अफसरान रिश्वत देकर अपनी ट्रांसफरें ले रहे थे या अपनी पोस्टिंग्स करवा रहे थे, वो अफसरान किधर है? उनमें से कितने गिरफ्तार किए आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ बनने के बाद? 1, 2, 10, 20? कोई भी, एक भी नहीं। उस्मान बुज़दार कहां पे है? वो गर्मियां आजकल, तो वो आम ठंडे करके खा रहे हैं वहां पे दरिया में या स्विमिंग पूल में। तो उस्मान बुज़दार साहब को पकड़ लेते, उनसे पूछते कि आपने ये करप्शन क्यों की है। फराह खान के खिलाफ कौन सी कोई संजीदा एफर्ट हो रही है? कोई भी नहीं। चले, बुशरा बीबी तो जेल में है ना, तो बुशरा बीबी के ऊपर ही केस बना देते कि जनाब ये खातून ने ये पैसा वसूल किया, इस मद में वसूल किया, इस अफसर ने ये पैसा दिया और फलां फलां ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई। अगर एक फाइल आसिम मुनीर साहब के पास थी तो वो फाइल आज कहां पे है? ये सारी ऐसा लगता है कि कहानी है। अगर ये सच होता तो आज ये चीजें हमारे सामने होती। आज ये चीजें जो है ना, वो इतने सारे इद्दत वाला केस बनाने की जरूरत तो ना पड़ती, ये अजीबोगरीब किस्म के भोंडे मुकदमात बनाने की जरूरत तो ना पड़ती। फिर तो सिंपल ये होता, तोशा खाना का केस बनाने की जरूरत भी ना पड़ती। तोशा खाना में तो जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो माजी के वज़ीर आज़म हैं, चाहे वो मौजूदा, उस सबके घरों में सामान गया हुआ तोशा खाना का। ये कोई